Assalamu alaikum. Welcome to the second class on A-level physics electricity. And today we are going to start off with electric circuits and their analysis. ये जो पोर्शन है ये हमारे पास एग्जाम में सबसे ज्यादा रिकरिंग है और इसी के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टेक्स्ट में. Circuits are of many types, there are many examples. However, हम उनको जो सॉल्व करने की जो हमारे पास जो ट्रिक्स हैं वो हमारे पास गिनी चुनी हुई 4-5 ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज करते हुए इनको सॉल्व करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हमारे पास सर्किट एनालिसिस में होती है दैट इज द Ohm's law, and we have already discussed Ohm's law, that it is V is equal to IR. इसकी फॉर्मल डेफिनेशन तो होती है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. हाउएवर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ. सिंपली पट, अगर मैं एक बहुत सिंपल सा सर्किट बनाऊं जिसमें हमारे पास एक बैटरी है, उसके साथ एक रेजिस्टर बना हुआ है, उसकी रेजिस्टेंस R है, और इस बैटरी से जो करंट निकली है जो इस रेजिस्टर में जाएगी दैट विल बी I. So the equation that the circuit will abide by is V is equal to IR. This is basically Ohm's law and this is how we use it. कि जो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा that will be equal to the product of the resistance of this resistor and the current going through it. ठीक है? So this is how we basically work out Ohm's law, and this is something that we'll be using throughout our circuit analysis. Now let's have a look at the types of circuits that we have. The first type of circuit that we have is a series circuit. A series circuit is a circuit जहां पर there are no branches. एक ही तार में सारे रेजिस्टर्स एक साथ लगे हुए लाइन से सीरीज में लगे हुए. खास बात इसकी क्या होती है? The current is constant for all the resistors. ये इसकी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है. एंड सेकेंडली, ये तो इसकी डेफिनेशन है that the current is constant for all the resistors and appliances. और इसकी जो खास बात है वो ये है that the potential difference gets divided in the resistors based on the resistor value. अब इस बात को जरा गौर से समझें. इक्वेशन से भी समझ लें. इक्वेशन क्या है? V is equal to IR. करंट इज कांस्टेंट, इसका मतलब है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. करंट कांस्टेंट का मतलब है कि हर रेजिस्टर के लिए वो करंट कांस्टेंट है. तो अगर रेजिस्टर वैल्यू बढ़ेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी. इसकी वजह क्या है? वोल्टेज इज बेसिकली नथिंग बट द अमाउंट ऑफ energy given to the charge or given by the charge. In this case, it is the potential difference, and the potential difference is basically the amount of energy given by the charge per unit charge. तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी किसी रेजिस्टर की, इसका मतलब है वो एनर्जी भी ज्यादा डिसिपेट कर रहा होगा, and hence potential difference will also be larger. Now let's have a look at the series circuit. तो series circuit जो है वो कुछ इस तरह के दिखते हैं. We have a battery. Along with that battery, we have these resistors connected. अब वो कितने भी resistors हो सकते हैं, doesn't matter. अब करंट सेम होने का मतलब क्या है? बैटरी से जो करंट निकला वही इस पहले रेजिस्टर में गया, वो इस पहले रेजिस्टर से निकल के दूसरे रेजिस्टर में गया, फिर दूसरे रेजिस्टर में से निकल के तीसरे रेजिस्टर में गया, और तीसरे रेजिस्टर से निकल के वही करंट बैटरी में वापस चला गया. बैटरी करंट इज बेसिकली चार्ज पर यूनिट टाइम.
और चार्ज कभी भी कोई रेजिस्टर खा नहीं जाएगा, रेजिस्टर सिर्फ एनर्जी यूज करेगा, चार्ज वापस कर देगा। एंड दिस इज शोन बाय द फैक्ट कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो अलग होगा। सो R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। ठीक है, इनका जो अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहें तो हमें सिंपली इनको ऐड करना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क इट आउट। इसमें एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, this circuit itself is not only called as the series circuit, this is also called as the potential divider। अब potential divider हम इसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि this is the circuit where the potential difference gets divided up। ये जो बैटरी है इसकी टोटल वोल्टेज तो E है, लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इसका V1 है, कुछ V2 है, कुछ V3 है। So this basically voltage is getting divided up into these three voltages. It means that E is equal to V1 plus V2 plus V3। ठीक है, और क्योंकि ये इस तरह से है, we know that V is equal to IR, तो E जो है, जो टोटल वोल्टेज है, जो बैटरी का वोल्टेज है, that is basically the constant current multiplied by the R equivalent of the entire circuit। वोल्टेज पूरी सर्किट का चाहिए तो हम, रेजिस्टेंस पूरी सर्किट का चाहिए तो वोल्टेज भी हम पूरे सर्किट का ही लेंगे। V1 क्या होगा? I इंटू R1। V2 क्या होगा? I इंटू R2। V3 क्या होगा? I इंटू R3। यहां से हर जगह से I कॉमन ले लेंगे तो I दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये हमने क्यों किया? क्योंकि इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट। ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछी जा सकती है जो मैंने ग्रीन में की है, सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस डेरिवेशन एज वेल। कमिंग ओवर टू द पोटेंशियल डिवाइडर पार्ट। पोटेंशियल डिवाइडर का एक बहुत ही एक नीट सा फॉर्मूला है। हमें किसी भी वोल्टेज, किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज चाहिए, सो दैट विल बी इक्वल टू, लेट्स से हमें V2 चाहिए, R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे? टोटल बैटरी वोल्टेज लेंगे, उसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? उस रेजिस्टर से जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए। तो हमें R2 के अक्रॉस अगर वोल्टेज चाहिए तो हम R2 ही ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स। अब इसमें हम अगर R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप चाहिए तो हम सिंपली यहां V2 और R2 को चेंज कर देंगे V3 और R3 से। So this is all that you need to know about a series circuit. Now let's move on to parallel circuits. Parallel circuits का मतलब क्या होता है? Parallel circuits का मतलब होता है there is branching। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि the potential difference is constant across all the resistors। This is the definition of a parallel circuit। और इसमें खास बात क्या होती है? The current gets divided up in branches। ठीक है, this is how we basically understand a parallel circuit। It's opposite of a series circuit। वहां current constant voltage divide होता है, यहां voltage constant और current divide हो रहा होता है। A parallel circuit looks something like this। Let's say we have this battery and we can have as many resistors here as possible।
R1, R2 एंड R3। अब इसमें खास बात क्या थी कि जो वोल्टेज इस बैटरी का यहां पर है वही वोल्टेज हर रेजिस्टर के अक्रॉस होगा, इट विल बी द सेम। यहां वोल्टेज कांस्टेंट है, लेकिन जो करंट यहां से बैटरी से निकला कुछ हिस्सा इसका यहां R1 में चला गया, कुछ R2 में चला गया, कुछ R3 में चला गया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हुआ क्या। So basically what happens is that the current is basically the amount of charges per unit time। जो चार्जेस बैटरी से निकले कुछ एक पाथ पे निकल गए, कुछ दूसरे पाथ पे निकल गए और बकाया तीसरे पाथ से निकल गए। ठीक है, अब चार्जेस तो डिवाइड हो गए, बट चार्जेस के पास जो अपने पास जो एनर्जी थी वो एनर्जी अभी भी सेम है। लेट्स से I am a delivery guy and I was given 10 pizzas. Now there are 3 paths. There are 2 paths. ठीक है, अब मैं 2 पाथ में जो है वो डिवाइड होना चाह रहा हूँ। आई एम trying to give away these pizzas to 2 riders so that they can distribute the pizzas in those 2 paths. तो मैं एक राइडर को 5 पिज्जा दे दूंगा और दूसरे राइडर को भी 5 पिज्जा दे दूंगा। तो राइडर्स डिवाइड हो गए, बट द नंबर ऑफ पिज्जास इन देयर हैंड दे स्टे द सेम। तो अभी भी उनके पास 5 पिज्जास ही हैं। ठीक है, so the number of pizzas in their hand is the same, so the charges get divided up, but each charge still carries the same amount of energy। And if a charge carries the same amount of energy, what is that? That is voltage। voltage है क्या? voltage is nothing but charge per unit energy per unit charge। तो अगर चार्ज के पास सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी है यानी वोल्टेज सेम है। दैट इज द रीजन वाई पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। So now let's work out the derivation। तो इसमें derivation क्या होती है? That the current gets divided up, I total is equal to I1 plus I2 plus I3। This is the I total। अब ओम्स लॉ की क्या इक्वेशन थी? इट वाज V is equal to IR। अगर हम इसको करंट के टर्म्स में लिखें तो इट विल बी V अपॉन R। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा? इट विल बी द बैटरी वोल्टेज, या बैटरी वोल्टेज भी सेम V के बराबर ही है, तो V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 क्या हो जाएगा? इट विल बी V1, क्योंकि V1 का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इट जस्ट बी V अपॉन R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा? V अपॉन R2, क्योंकि V अभी भी सेम ही है। और I3 क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। वाई? बिकॉज वोल्टेज और द पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। Now we'll take V common and we get 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. This is the derivation of this thing. One final thing that we have for parallel circuits is the current divider rule. अब ये जो रूल है इसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 रेजिस्टर्स के लिए ही रिस्ट्रिक्ट करते हैं, और think of it like a trick that will enable you to solve MCQs faster. Let's say we have this circuit. इसमें we have I total flowing through it, I1 flowing through R1 and I2 flowing through R2, and the voltage stays the same। voltage का हमारा कोई फिलहाल काम भी नहीं है और इसकी डेरिवेशन भी रिक्वायर्ड नहीं। So I1 will be equal to the total current multiplied by, अब वहां पर क्या था वोल्टेज डिवाइडर में? इन अ वोल्टेज डिवाइडर द टोटल वोल्टेज was being multiplied by the resistor जिसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए था। जैसे R1 के अक्रॉस चाहिए V1 चाहिए, तो R1 के अक्रॉस हम चाहिए, तो हम टोटल वोल्टेज को R1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहां पर हम उल्टा करेंगे, यहां पर इट विल बी I1 चाहिए तो हम R1 की जगह यहां R2 ऊपर रखेंगे और नीचे इसका सम रखेंगे। अब इसकी वजह क्या है? वजह क्या है? ओम्स लॉ अगर हम गौर से देखें तो ओम्स लॉ क्या है? V is equal to IR where the voltage is constant, so it will be
I is inversely proportional to the resistance. रेजिस्टेंस किसी ब्रांच का ज्यादा होगा तो वहां से करंट जाना कम पसंद करेगा. उसी डिलीवरी वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं. सड़क पतली होगी तो नंबर ऑफ राइडर्स जो वहां से जाएंगे वो कम जाना पसंद करेंगे. और अगर सड़क पे कोई राइड कोई रिलक्टेंस है ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारे के सारी जो करंट है वो वहीं से चली जाएगी. दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ शॉर्ट सर्किट. तो अगर R1 ज्यादा होगा तो यहाँ पे I1 जो है वो कम होगा, और अगर R2 कम होगा इस हिसाब से तो I2 ज्यादा होगा, बिकॉज द करंट एंड द रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. इसी वजह से यहाँ पर ये हम उल्टा कर रहे हैं. So this is how we basically work it out. Now these were the two tricks that we have discussed so far. तीसरी Ohm's law है, but that is something that is required everywhere. इसके बाद हमारे पास जो trick आती है for electric circuit analysis, those are Kirchhoff's laws. We have two Kirchhoff's laws. We have the first law, which is called as the KCL. KCL क्या है? KCL is the Kirchhoff's current law. And Kirchhoff's current law basically works on the principle of conservation of charge. यानी अगर हम किसी जंक्शन पे खड़े हैं और इस जंक्शन में कुछ तारें जो है वो करंट को लेके आ रही हैं और कुछ तारें जो है वो करंट को लेके जा रही हैं. Let's say I1, I2, I3 are entering this junction and I4 and I5 are leaving this junction. तो किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से क्या होगा? किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से the sum of the currents entering should be equal to sum of the currents leaving. यानी I1 plus I2 plus I3 must be equal to I4 plus I5. This is Kirchhoff's current law. We'll be solving a few questions on that. But before that, let's have a look at the second law. Second law is very interesting. It is called as KVL, यानी Kirchhoff's voltage law. अब Kirchhoff's voltage law क्या है? Kirchhoff's voltage law basically says that it is based on conservation of energy. यानी the sum of PDs, potential differences in a loop, must equal the sum of the EMFs in a loop. जितनी बैटरीज एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं, सारे के सारे रेजिस्टर्स वो बैटरी खर्च कर लेंगे, डिसिपेट कर देंगे अपने अक्रॉस. ये है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ऐसा हरगिज नहीं होगा कि बैटरी ने 5 वोल्ट दिए, रेजिस्टर्स में से 4 वोल्ट खर्च हो गए, बाकी 1 वोल्ट बच गया, वो वापस जाके उसने बैटरी को दे दिया. दिस वायोलेट्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. एंड हाउ डज इट वायोलेट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? थिंक ऑफ इट दिस वे कि एक रेस्टोरेंट से हर 1 घंटे में राइडर जो है वो निकलते हैं 5 पिज्जास लेके. जितनी डिमांड है उतने पिज्जास लेके निकलते हैं. 5 पिज्जास लेके निकलते हैं, 4 वो देके आते हैं, 1 वो वापस रेस्टोरेंट में लेके आते हैं. अब दूसरे घंटे में वो कितने लेके निकलेंगे? 5 तो रेस्टोरेंट ने बना के रखे हैं, 1 जो पहले रह गया वो भी लेके निकलेंगे. तो रेस्टोरेंट की जो कैपेसिटी है पिज्जास देने की वो बढ़ नहीं गई. 5 वो उन्होंने प्रिपेयर कर लिए, 1 पीछे से आ गया, तो अब वो कितने निकल रहे हैं? 6 पिज्जास निकल रहे हैं. दिस इज समथिंग विच वायोलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. पिज्जा के कॉन्टेक्स्ट में तो चले हम इस चीज को हजम भी कर लें कि हमने 1 घंटे बाद दे दी,
But in terms of batteries and in terms of electric circuits, this is something which is not possible. It is very important कि जो एनर्जी चार्जेस लेके निकले हैं वो वापस नहीं लेके आएंगे, वरना तो ऐसे होगा कि एक सेकंड में 5 वोल्ट मिल रहा है, दूसरे सेकंड में 6 वोल्ट मिल गया। तो दिस इज समथिंग विच डज नॉट हैपन। ऐसा नहीं होता कि बल्ब अचानक से इस एक कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने वाली बैटरी से बल्ब अचानक से डिम और ब्राइट हो जाए। फ्लक्चुएशन इज नॉट पॉसिबल इन अ बैटरी। हाँ, ओवर द टाइम बैटरी डाई आउट जरूर होती है, लेकिन फ्लक्चुएट कभी भी नहीं करती कि पहले डिम हुई फिर ब्राइट हुई फिर डिम हुई फिर ब्राइट हुई। दिस इज समथिंग विच इज नॉट practical. This is something which is not possible for a battery alone. Now we'll have a look at the questions so that we can practice KCL, KVL together. Now here's a question in front of us. 3 cells of electromotive force E1, E2 and E3 are connected into a circuit as shown in figure 5.1. You need to pay very close attention to how I am solving it. इंटरनेट पे आपको हजारों और तरीके भी मिल जाएंगे, but I am honestly not convinced with the explanations that they provide, and that is because वो बहुत ज़्यादा error prone होते हैं. I'll give you a very foolproof trick जिससे आपको इसमें गलती करने के चांसेस बिल्कुल जीरो ही हो जाएंगे. So let's have a look at it. तो हमारे पास यहाँ पे E1, E2, E3 जो है वो बैटरीज लगी हुई हैं. ज़रूरी नहीं कि बैटरी हर वक्त प्रोवाइड कर रही हो. हम अपनी फ़ोन की बैटरी चार्ज भी तो करते हैं ना. So sometimes a battery provides, sometimes it is being charged using other batteries. और यहाँ पे R1, R2, R3, R4 ये रेजिस्टर्स लगे हुए हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो हर ब्रांच में से जो करंट जा रहा है, that current is also different. ठीक है, तो पहले क्या करना है, यूज किरचॉफ्स लॉज टू स्टेट एन इक्वेशन रिलेटिंग I1, I2 एंड I3. सिर्फ करंट्स हैं, रेजिस्टर्स और वोल्टेज की कोई बात नहीं हो रही. तो हम क्या करेंगे, वील यूज KCL. सिर्फ करंट होगी तो हम KCL, आंखें बंद करके KCL यूज कर लेंगे. और हम किसी भी जंक्शन पे खड़े हो सकते हैं. हम यहाँ W पे भी खड़े हो सकते हैं. जंक्शन का मतलब है जहां तारें आके मिल रही हो. यहाँ हम Y पे भी खड़े हो सकते हैं. ये 2 ही जंक्शंस हैं इसमें, और कोई और बाकी एजेस हैं, जंक्शंस नहीं है. Z इज नॉट अ जंक्शन, यहाँ पे तार मिल नहीं रही. X इज नॉट अ जंक्शन, यहाँ पे भी तारें मिल नहीं रही, यहाँ सिर्फ तार मुड़ी है, मिल नहीं रही. इट्स द सेम पीस ऑफ वायर. हम W पे भी खड़े होकर कर सकते हैं, Y पे भी खड़े होकर कर सकते हैं. आई विल डू इट फॉर W, यू प्रैक्टिस इट फॉर Y. यू विल गेट द सेम इक्वेशन. W में कौन सी करंट आ रही है, कौन सी जा रही है. I2 is coming into the junction. अच्छा, I1 यहां पे बनी भी है, ये I1 सीधी नीचे आएगी और यहां पे जंक्शन में ये भी एंटर हो रही है. ठीक है. अच्छा, I3 जो है वो कहां पे, ये ऊपर जा रही है, यानी यहां W से भी ये ऊपर ही जा रही होगी. तो I3 इज बेसिकली लीविंग द जंक्शन. तो हम एंटरिंग वाले एक साइड पे रखेंगे I1, I2, और लीविंग वाले दूसरे साइड पे रखेंगे. ये हमारे पास इक्वेशन बन गई KCL से. वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है, यू डू इट फॉर Y. पॉज हियर एंड डू द सेम थिंग फॉर Y. यू शुड बी गेटिंग द सेम इक्वेशन. हाँ, साइड्स ऊपर राइट और लेफ्ट हो सकती हैं. एक जगह I3 हो गया, दूसरी जगह I1, I2 हो गया, वो सही है, लेकिन I1 और I2 हमेशा एक साथ रहेंगे और I3 उनके दूसरे साइड पर होगा. The B part says E1, E3, R1, R3, R4, I1 and I3. इतने सारे वेरिएबल्स हैं, वेरी इंटिमिडेटिंग एट फर्स्ट साइड, लेकिन वेरी सिंपल. एक्सक्यूज मी. इन लूप, अब ये लूप इसमें आपको बता दिया जाएगा. कौन सा लूप है, W, X, Y, Z, W. लेट्स इरेज these markings and let's trace the loop first. WX, W से शुरू हुआ, WX, Y, Z, W. ये हमारे पास बाहर वाला लूप है जिस पे हमें KVL लगाना है. अब हमारे पास करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, वोल्टेज भी है, तो हम KCL लगाएंगे. ठीक है. अब KCL का मतलब है वोल्टेजेस. और करंट और रेजिस्टेंस को हम वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू I टाइम्स R. तो हम यही चीज यूज करेंगे. पहले हम क्या करेंगे,
जहां जहां पर रेजिस्टर है ना वहां पे हम उसके वोल्टेज ड्रॉप लिख देते हैं। और वोल्टेज ड्रॉप हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे I3 है पहला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करंट कौन सी जा रही है, I3, और रेजिस्टेंस कौन सा है, R3। तो ये वोल्टेज ड्रॉप किसके बराबर हो गया, I3 मल्टीप्लाइड बाय R3। यहां पर हमारे पास R4 है उसके बाद। अभी भी इसमें करंट अगर इफ यू नोटिस क्लोजली तो ये I3 है, R4 कोई करंट नहीं है यहाँ पे। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, I3 टाइम्स R4। उसके बाद हमारे पास कौन सा रेजिस्टर है, R1 के अक्रॉस कौन सी करंट जा रही है, I1। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या हो जाएगा, I1 टाइम्स R1। एंड दैट्स इट, वी डोंट नीड टू हैव अ लुक एट दिस मिडिल वन। R2 अभी हमारे कंसर्न का नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। ये हमारे पास हमने वोल्टेजेस लेबल कर दिए। दूसरी चीज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम ये देखेंगे कि क्या हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे थे या फिर हम करंट के उल्टे आ रहे थे। तो हम यहाँ पे I3 भी ऊपर जा रहे हैं और हम भी यहां से W से X की तरफ ऊपर जा रहे थे। हमारा ट्रेवर्सल का डायरेक्शन और करंट का ट्रेवर्सल का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो वोल्टेज ड्रॉप यहां पे पॉजिटिव हो गया। यहां पे हम X से Y जा रहे हैं, उल्टा भी जा सकते हैं, उल्टे में बस वो नेगेटिव हो जाएंगे। यू कैन डू इट फॉर द रिवर्सल। I3 भी इस तरफ जा रहा है और हम भी X से Y में जा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं Y to Z, I1 भी नीचे आ रहा है, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। Z से लेके W में ना बैटरी है ना कोई रेजिस्टर है, तो यहाँ पे वोल्टेज का कोई काम ही नहीं है, खाली तार में वोल्टेज का कोई चेंज नहीं आता। तो ये हमारे पास चीजें हो गई। आखिरी चीज जो हम करेंगे वो ये करेंगे कि हम बैटरी में किस डायरेक्शन से घुस रहे हैं, नेगेटिव साइड से घुस रहे हैं या पॉजिटिव साइड से घुस रहे हैं। अब यहाँ पे जो लॉन्गर साइड होती है दैट इज पॉजिटिव, शॉर्टर साइड इज नेगेटिव। तो हम यहाँ पे बैटरी में नेगेटिव साइड से घुस रहे हैं, हमारा जो ट्रेवर्सल का डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। बैटरी में हम नेगेटिव साइड से घुस रहे हैं तो इट विल बी माइनस। उसके बाद दूसरी बैटरी कौन सी है, हम यहाँ से Y से Z आ रहे हैं और इस बैटरी में घुस रहे हैं, अभी भी हम इसमें नेगेटिव साइड से घुस रहे हैं, तो ये E1 भी नेगेटिव हो गया। वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, नाउ लेट्स फॉर्म द इक्वेशन। हम W से स्टार्ट करेंगे। W के बाद हमारे पास सबसे पहली अप्लायंस हमें कौन सी मिल रही है, ये R3। तो हम, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है, तो हम सीधा सीधा लिख लेंगे प्लस I3 R3। उसके बाद हम कहाँ घुस रहे हैं, उसके बाद हमारे पास ये बैटरी आ गई और ये बैटरी के हम नेगेटिव साइड से घुस रहे हैं, तो इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी माइनस E3। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आ रही है, उसके बाद हमारे पास ये R4 आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है, तो हम प्लस I3 R4। मेक श्योर कि कोई सिंबल के नीचे जो नंबर है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, बस ये इन गलतियों का ख्याल रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या कंपोनेंट है, R1। R1 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, सो इट विल बी प्लस I1 R1। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या कंपोनेंट है, E1 नेगेटिव टर्मिनल से घुस रहे हैं, तो माइनस E1, और इन सब का जो सम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का सम इज इक्वल टू EMF का सम, यह हमारे पास इक्वेशन थी, तो हमने EMF और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही साइड पे रख लिए हैं, सो ऑल ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड दिस विल बी योर एक्सेप्टेबल आंसर। ठीक है, इसका अगर हम उलट कर लेंगे, अगर हम उल्टे डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो भी आंसर यही रहेगा। फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि अगर हम उलट जाएंगे तो पहले अगर हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुस रहे थे, तो अब हम क्या करेंगे, उसके पॉजिटिव टर्मिनल में घुसेंगे तो EMF सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और हम जो ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे होंगे। तो अगर हम करंट के उल्टे डायरेक्शन में ट्रेवर्स करेंगे तो जितने भी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस थे वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। दैट्स इट। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू erase this loop now so that we can
वर्क ऑन, मैं पोटेंशियल डिफरेंस अभी इरेज नहीं कर रहा, सिर्फ उनकी साइंस इरेज कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि साइंस हमें चेंज करनी पड़े। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा लूप आ गया। दूसरा लूप क्या है? इन द लूप y z w y। लेट्स सी ये कौन सा लूप है। y z w y, ये हमारे पास लूप आ गया। ट्रेवर्सल का डायरेक्शन हम कोई भी सेट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम y से z गए, फिर z से w गए, और फिर w से y पे वापस आ गए लूप में। ठीक है, y से z में हमें कौन सी चीज नजर आई? अच्छा, पहले तो हम इसकी जो है वो साइंस मार्क कर लेते हैं। तो जब हम y से z जा रहे हैं तो हमारे पास हम करंट का डायरेक्शन भी नीचे है, ट्रेवर्सल भी हम नीचे कर रहे हैं, तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो गया। बैटरी जब हम हिट कर रहे हैं E1, तो अभी भी हम नेगेटिव साइड से एंटर कर रहे हैं, तो इट विल बी नेगेटिव E1। उसके बाद Z से लेकर W में कोई भी चीज़ नहीं है, तो कोई उसमें हमें कोई चीज़ यूज ही नहीं करनी। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम ट्रेवर्स कहाँ से कर रहे हैं? हम W से Y जा रहे हैं, W से Y, और करंट का डायरेक्शन क्या है? I2, उल्टा है। तो जब हम इसका वोल्टेज ड्रॉप लिखेंगे R2 के अक्रॉस, वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? I2 R2, लेकिन करंट का डायरेक्शन और हमारा डायरेक्शन उल्टा है, तो इस वजह से इट विल बी अ नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं? हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं। जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं तो E1 का जो साइन होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, यानी ये बैटरी चार्ज हो रही है। ठीक है, इस लूप के हिसाब से ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब वी हैव exhausted all the appliances and batteries. Now let's form the equation. पहला y से जब हम निकले तो पहली चीज हमें क्या मिली? R1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पॉजिटिव I1 R1। उसके बाद दूसरी चीज क्या मिली? नेगेटिव E1 माइनस E1। उसके बाद Z से लेके W तक कोई भी चीज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम W से Y की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बाद हमें क्या मिला? R2। अब हमारे पास, क्योंकि करंट का डायरेक्शन स्लोपिंग डाउन है और हम कहाँ जा रहे हैं? स्लोपिंग अप, यानी तार के नीचे जा रहा है करंट, हम तार के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, सो दिस विल बी माइनस I2 R2। और उसके बाद फाइनली हमारे पास क्या आ गया? ये बैटरी, और बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहे हैं, तो इट विल बी पॉजिटिव E2 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज योर आंसर। दैट इज हाउ वी अटेम्प्ट KVL एंड KCL। ठीक है, KCL में हम जंक्शन पे खड़े होते हैं, KVL में हम लूप देखते हैं। लूप अगर हम उल्टा भी कर दें तो भी सारी EMF जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो सारी PD पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाएंगी, एंड द अदर वे अराउंड। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें।